क्वेश्चन नंबर हम इसका 5 करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था तो इसी तरह का एक उदाहरण कराया था आपको, तो आप इसको खुद भी करके देख सकते थे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ दोबारा से, और आप पहले वाली क्लासेस भी जाकर देखिए स्टार्टिंग की, तो आपको बहुत ही चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं थोड़ा सा बेसिक, इसको समझे कॉन्सेप्ट क्या है। किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जैसे मैंने कहा 6 की पावर n, तो 6 की पावर n का मतलब क्या है? प्राकृत संख्या। तो n का मतलब होता है जी नेचुरल नंबर। क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर, इसलिए उसने n बोल रहा है। तो नेचुरल संख्या क्या होती है हमारी? 1 2 3 4। तो इन्हीं संख्याओं को हम रख कर देखेंगे, और इसका जो संख्या का अंत होगा ये संख्या रखने पर, तो हम देखेंगे कि क्या वो संख्या 0 पर समाप्त हो रही है या नहीं हो रही है। यही सवाल का जवाब हो जाएगा यहीं से। सवाल में पूछा भी यही गया। तो 6 की पावर n की जगह रखूँगा 1, ठीक है। तो 6 की पावर 1 का मतलब 6 हो जाएगा, 6 की पावर 2 का मतलब 36 हो जाएगा, 6 की पावर 3 का मतलब 216 हो जाएगा। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, जैसे ही मैं इनका वैल्यू बदल रहा हूँ, मतलब प्राकृत संख्या चेंज कर करके देख रहा हूँ, तो अंत में जो संख्या यानी उसका इकाई अंक कहाँ पर समाप्त हो रहा है? 6 पर ही समाप्त हो रहा है। यदि मैं 6 की पावर 10 भी करूँ तो भी वो किस पर समाप्त होगा? 6 पर ही समाप्त होगा, यानी कि इकाई अंक उसका भी क्या आएगा? 6 ही आएगा। तो इससे ये तो साफ पता चल गया है 6 की पावर n अगर हम कोई भी नंबर n रखते हैं यानी प्राकृत संख्या रखते हैं तो 0 पर समाप्त नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि n यानी प्राकृत संख्या n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जो 6 की पावर n को 0 पर समाप्त कर दे। तो अब ये तो हो गया आपका बेसिक। थोड़ा सा समझिए, थोड़ा चीज़ें 0 पर कब समाप्त होती है। जैसे मैं कहूँ 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया? 100। या मैं कहूँ 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा? 10,000। तो ये तो 0 पर समाप्त हो गया, लेकिन यहाँ किस पर समाप्त हो रहा है? 6 पर ही। आप करके देखना, ठीक है। तो ये क्यों हो पा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसको समझिए 10 को। भाई 10 के अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा? 2 गुना 5, और गुना 1 भी कर सकता हूँ। 2 पंजे 10, 10 एकम 10। तो इससे ये पता चल रहा है कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड, या मैं कहूँ गुणनखंड में 2 और 5 की उपस्थिति होगी तो संख्या 0 पर समाप्त होगी, वरना 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम अपनी कहानी यहाँ से शुरू कर देते हैं। ये तो हो गया आपका बेसिक। स्ट्रक्चर समझ में आएगी भाई काम कैसे कर रहा है 0 पर समाप्त होने के लिए और 0 पर समाप्त नहीं होने के लिए। इसको मैं ऐसे ही रफ करूँगा, और आगे अब इसको लिखना किस तरीके से वो उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हल में, किसी भी संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए या 0 पर अंत होने के लिए, 0 पर समाप्त होने के लिए उस संख्या के गुणनखंड में 2 व 5 की उपस्थिति होनी अनिवार्य है।
ठीक है, अब कैसे लिखेंगे, जैसे 6 की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना 3 की पावर n बराबर 2 की पावर n गुना 3 की पावर n, जहाँ 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 की उपस्थिति नहीं है। 2 की तो उपस्थिति है ये, लेकिन 5 नहीं है। इसलिए 6 की पावर n में n का, इधर दिखाई दे रहा था, n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जो इसे 0 पर समाप्त करे। तो आई होप्स आपको यहाँ तक ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। इससे पहले भी मैं बेसिक में पढ़ा चुका हूँ ये।